डियर स्टूडेंट्स, हमारा ये लेसन 3 वीडियो संख्या 8वीं है आपकी। फ्रांसीसी क्रांति को हम पढ़ रहे थे। हमने कारणों को देखा और फिर हम इसकी वैचारिक पृष्ठभूमि की चर्चा कर रहे थे। उसमें हमने दार्शनिकों की भूमिका को समझा। उसमें 2 दार्शनिकों के बारे में हम पढ़ चुके हैं, मॉन्तेस्क्यू और वाल्तेयर। तीसरे जो दार्शनिक है वो है रूसो। उनको आज हम इस वीडियो में देखेंगे। रूसो ने अपने राजनीतिक और सामाजिक दर्शन के द्वारा फ्रांस एवं यूरोप के वैचारिक परिदृश्य को गहरा प्रभावित किया। दर्शन के द्वारा जो वैचारिक परिदृश्य था वहाँ का, फ्रांस का, उसको गहरा प्रभावित हमारे रूसो करते हैं। उनकी प्रसिद्ध जो फेमस कृति बुक है, जो रचना है, वो है सामाजिक समझौता। ये इंग्लिश में ज़्यादा आती है पुस्तक, जो पेपरों में कई बार 2 अंक का क्वेश्चन आता है, वो है, उसका नाम सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट। जो राजनीतिक चिंतन की एक क्रांतिपूर्ण जो है, क्रांतिकारी, ये महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। राजनीतिक चिंतन की एक इम्पोर्टेंट या क्रांतिकारी जो है ये रचना थी। रूसो ने इस पुस्तक में प्रजातांत्रिक सरकार की अवधारणा को प्रस्तुत किया कि प्रजातांत्रिक सरकार कैसी होती है। उस अवधारणा को रूसो इसमें प्रस्तुत करते हैं। उसने जनता की प्रभुसत्ता और जो इस क्रांति के मूल सिद्धांत थे, उसमें इन्होंने भी नागरिकों के समान अधिकारों पर बल दिया। पुस्तक के प्रारंभ में ही रूसो ने कहा है, क्या कहा, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार आता है, कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, परंतु प्रत्येक स्थान पर वह जंजीरों से जकड़ा हुआ है। मतलब जकड़ा। अपनी मौलिक मुक्त अवस्था को त्याग कर मनुष्य ने सरकार के बंधन को स्वीकार किया। सरकार के बंधन को स्वीकार कर लिया। लेकिन कोई भी सरकार जनता की प्रभुसत्ता को अस्वीकार करती है तो वह उस सामाजिक समझौते का उल्लंघन करती है। इसलिए जनता की जो प्रभुसत्ता है उसको स्वीकार करना चाहिए हर सरकार को, न कि अस्वीकार। ऐसी स्थिति में जनता को यह स्वाभाविक अधिकार है कि अगर वो जनता की प्रभुसत्ता को अस्वीकार करती है तो जनता को स्वाभाविक अधिकार क्या है कि वो शासक को हटा दे, उस पद्धति को खत्म कर दे। इस रूप में वे लोकतांत्रिक गणराज्य के समर्थक थे। लोकतांत्रिक गणराज्य के समर्थक थे। सभी नागरिकों को समान अधिकार हो। कानून का निर्माण और शासन प्रबंध का कार्य, जितने भी कार्य हैं वो सारे जनता की इच्छा से चलाए जाएं। रूसो द्वारा प्रतिपादित सामान्य इच्छा के सिद्धांत को जन प्रभुता का आधार बनाया। जन की प्रभुता हो। रूसो नैसर्गिक का मतलब क्या है? नेचुरल जो व्यक्ति होता है, नेचुरल जो उसके अधिकार होते हैं, नैसर्गिक, इसका मतलब ये है उसके अस्तित्व में, उसके बने रहने में विश्वास रखता है। ये फिर आपका ब्लर हो जाता है बीच में, इसका कुछ ना कुछ स्थायी समाधान देखना पड़ेगा। तो उसके अस्तित्व में ये विश्वास रखता है, नेचुरल अस्तित्व में। इसके बाद एक अन्य उसकी प्रसिद्ध कृति थी, पुस्तक थी, वो थी एमिल। उसने इस में जो है नई शिक्षा पद्धति की वकालत की है।
एमिल जो पुस्तक है उसमें नई शिक्षा पद्धति, नई शिक्षा पद्धति की वकालत की। उसने बच्चों पर पूर्व निर्धारित कृत्रिम पाठ्यक्रम की अपेक्षा, कृत्रिम जो पाठ्यक्रम है उसकी बजाय स्वाभाविक रुचि के अनुसार, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, रुचि के अनुसार शिक्षा देने की बात कही। संक्षेप में स्वीकार किया जा सकता है कि उसके विचारों ने फ्रांस के लोगों को, समाज को अत्यधिक प्रभावित किया। नेपोलियन बोनापार्ट भी इसके संबंध में कुछ कहते हैं। कहा कि रूसों के बिना क्रांति, ये फ्रांसीसी जो क्रांति है ये नहीं हो सकती थी। इतने इंपॉर्टेंट थे रूसो। चौथे जो दार्शनिक हैं वो हैं दिदरो। दिदरो ने एक एनसाइक्लोपीडिया बनाया, इसको बोलते हैं विश्वकोशम, एनसाइक्लोपीडिया को। इसमें अनेक विद्वानों के राजनीति शास्त्र, धर्म, अर्थशास्त्र आदि विषयों पर अनेक विद्वानों के लेख थे, इसमें इकट्ठा किया उसने। सरकार ने इसके प्रकाशन पर रोक के प्रयास किए, कारावास में भेज दिया गया, दंड दिया गया, फिर भी यह प्रकाशित हुआ कई भागों में ईसो के। दिदरो ने निरंकुश शासन, कुलीन व पादरियों के विशेषाधिकारों का विरोध किया, विशेषाधिकारों का विरोध करता है। उसने कैथोलिक चर्च में आई बुराइयों, अंधविश्वासों और गलत कानूनों की भी आलोचना की। क्या दार्शनिकों के विचार क्रांति का मूल कारण थे? क्या जो ये विचार हैं ये मूल कारण थे? ये क्वेश्चन उठता है, आलोचना करेंगे हम यहाँ इस बात की। तो दो मत हैं इस संबंध में। पहला मत है रूढ़िवादी, रूढ़िवादी मत क्या है? प्रथम मत रूढ़िवादी कैथोलिक विद्वानों का है। विद्वानों में एडमंड बर्क और टेन मुख्य रूप से हैं। वे रूढ़िवादी व धार्मिक विद्वान दार्शनिकों को विचारों का मूल कारण मानते हैं। परंतु साथ ही उन्होंने प्रबोधन और दार्शनिकों के विचारों की कटु आलोचना की है। उन्होंने इन विचारों को परंपरा विरोधी बताया, जो नए लोगों ने विचार दिए। उन्होंने फ्रांसीसी क्रांतियों को स्वार्थी, हठधर्मी बताया, जो फ्रांस की धार्मिक संस्थाओं को, जीवित संस्थाओं को नष्ट कर रहे थे। तो उनका कहना था कि ये जो हैं ये बर्बादी की ओर लेके जा रहे हैं फ्रांस को, ये रूढ़िवादी। दूसरा मत जो था वो था उदारवादी। इनमें माइकलेट, अल्फोंस उलार्द, लेफ्ब्रे, तोकोविल, ये लोग क्या कहते हैं कि पुरातन जो व्यवस्था है वो सड़ गल चुकी थी। इन्होंने उस पर प्रहार कर लोगों को चेतन किया, चेतना जगाई लोगों में। उनके अनुसार क्रांति के लिए अनेक कारण जिम्मेदार थे। उसमें उनका ये भी मानना था कि इनका विचारकों का भी योगदान था। मूल कारण नहीं थे, लेकिन इनकी अहम भूमिका अवश्य थी। माइकलेट के अनुसार फ्रांस की पुरातन व्यवस्था में सब गढ़ चुका था। सर्वप्रथम न्याय की धारणा पर पुनः बल दिया गया।
क्रांति को प्रेरणा दी। तो संक्षेप में ये कहा जा सकता है कि जहां रूढ़िवादी कैथोलिक विद्वानों ने प्रबोधन और दार्शनिकों के विचार को क्रांति का मूल कारण माना है, तो उदारवादियों ने भी इनकी महत्ता को भूमिका को माना है, लेकिन उन्होंने मूल कारण नहीं माना। अब है विदेशी घटनाओं का प्रभाव। विदेशी घटनाओं का प्रभाव क्या था? विदेशी घटनाओं का प्रभाव, इसको भी हम देखेंगे। तो हम रूसों को हमने पढ़ा, रूसों के बाद हमने दिदरो को पढ़ा, फिर कुछ मूल कारण थे क्या थे इस बारे में मत है जो रूढ़िवादी का और उदारवादी का, वो मत पढ़ा। और अब हम पढ़ रहे हैं विदेशी घटनाओं का प्रभाव। जिस तरह से व्यक्ति एक पड़ोसी या किसी अन्य व्यक्ति की गतिविधियों से कुछ सीखता है, तो देश भी अन्य घटनाओं से, दूसरे देशों की घटनाओं से प्रेरणा लेता है। तो फ्रांस पर भी इसका स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। तो उसने कहां कहां से प्रेरणा ली? पहला जो बिंदु था वो था अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम आप ऐसे लिखेंगे, न कि अमेरिका का संग्राम लिखेंगे। ये तो इस पेज पे थोड़ी सारी वीडियो का हमारा पाठ्यक्रम आ जाए इस वीडियो में, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट लिखता हूँ। आपने शॉर्ट लिखने की आदत नहीं डालनी है। तो आप पढ़ चुके हो कि वो ब्रिटेन का उपनिवेश था, सारी बातें आपको याद हैं। तो वहाँ पर 1776 से 83 के बीच में संघर्ष चला था, ये भी आपको याद होगा। अंग्रेजों की हार हुई थी और अमेरिका एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में आ गया था। ये सब बातें आपको याद होंगी। तो ये जो संघर्ष था शोषण के विरुद्ध था और काफी लंबा था। फ्रांस के सैनिक भी गए थे, फ्रांस के सैनिक भी अमेरिकी लोगों की तरफ से इसमें गए थे। तो क्या प्रेरणा मिली, क्या क्या प्रेरणा मिली, वो उसको हम देखेंगे। जब अमेरिका के लोग लड़ सकते हैं इस शोषण अत्याचार के विरुद्ध, तो हम क्यों नहीं? एक प्रेरणा। दूसरी, अमेरिका के लोगों की सफलता का रहस्य, उनको पता चला कि सफलता का रहस्य उन लोगों की एकता और समानता की भावना थी। तो उन लोगों में भी आया कि ऐसी ही भावना की फ्रांस में भी आवश्यकता है, कि ये प्रेरणा उनको मिलती है। तीसरा, अमेरिका में सेना के हथियार, नेतृत्व, कार्यप्रणाली देखकर सैनिकों में भी अपने देश में भी ऐसी ही व्यवस्था बनाने की बात उनमें आई कि हमारे देश में भी हम ऐसी व्यवस्था बनाएंगे। चौथा, इस जो संग्राम चला था इसमें अधिकारों की मांग रखी गई थी। स्वतंत्रता संग्राम में अधिकारों की मांग रखी और इसके लिए वो सब न्योछावर करने के लिए तैयार थे। तो फिर उन्होंने उनका मानना था हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते। फिर उन्होंने अपने आप से प्रश्न पूछा। पांचवा बिंदु है फ्रांसीसी साहित्य में तो इसको गौरव गाथा के रूप में प्रस्तुत किया गया। तो इससे भी लगातार जो स्वतंत्रता संग्राम था इससे भी लगातार प्रेरणा मिलती रही। फ्रांस द्वारा अमेरिका को सहायता दी गई थी, उसके कारण से कई आर्थिक समस्याएं फ्रांस के लोगों की बढ़ जाती है, फ्रांस के ऊपर कर्जा बढ़ जाता है, हम पढ़ के आए हैं। तो इसने इस संकट को और पेचीदा बना दिया था, खतरनाक बना दिया था। वाशिंगटन ने जॉर्ज वाशिंगटन ने एक बार स्वयं माना था कि अमेरिका ने फ्रांस की जनता व यूरोप के लोगों के नेत्र खोल दिए, कि
अमेरिका ने फ्रांस ही नहीं बल्कि यूरोप की जो जनता के नेत्र मतलब आंखें खोल दी और उनको अपने अधिकारों के लिए प्रेरित किया। तो उसका प्रभाव फ्रांस पर भी पड़ा। लफायते तो जो है हमने पढ़ा था संविधान की वहाँ के जो घोषणा पत्र था उसकी एक प्रति कॉपी मतलब एक उसकी प्रतिलिपि भी लेकर आया था और उसने लोगों से अनुरोध किया कि हमारे भी यहाँ ऐसा ही संविधान बनाया जाए। तो ये हमने पढ़ा अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का जो प्रभाव पड़ा। दूसरा बिंदु है ब्रिटेन की घटनाओं का प्रभाव। ब्रिटेन में भी कुछ घट रहा था, उनकी घटनाओं का क्या प्रभाव होता है वो देखेंगे। पड़ोसी देश था ये भी फ्रांस का। एक शताब्दी तक वहां भी 1 शताब्दी तक लगातार शासक और संसद में वहां संघर्ष चलता आ रहा था। सर्वोच्चता का संघर्ष शानदार क्रांति के साथ समाप्त होता है। यह सर्वोच्चता का जो संघर्ष है ये शानदार जो क्रांति होती है उसके साथ समाप्त हो जाता है। उसके बाद वहां पर प्रतिनिधि संस्थाओं का विकास होता है। ये प्रतिनिधि संस्थाओं में लोगों की भागीदारी होती है। लोगों को भागीदारी मिलती है तो वो विरोध करना बंद कर देते हैं। उनको उचित जीवन का अवसर मतलब जीवन जीने का अवसर मिलता है, ठीक से अपना भरण पोषण कर सकें और अन्य जो अधिकार हैं वो भी उनको कुछ मिलने शुरू होते हैं। तो फ्रांस के लोग इन परिवर्तनों को, क्योंकि पड़ोसी देश था तो नजदीक से देख रहे थे, उनके मन में भी भाव आए कि विकास के लिए अधिकार व प्रतिनिधि संस्थाओं का, इस विकास हेतु जो है प्रतिनिधि संस्थाएं जो है यहाँ भी अनिवार्य है, मतलब फ्रांस में भी होनी चाहिए। लेकिन जैसा वहाँ शासन था उसमें वो संभव नहीं था। आयरलैंड में भी आंदोलन चल रहा होता है, उसका प्रभाव भी पड़ता है। आयरलैंड में जो आंदोलन है उसका क्या प्रभाव पड़ता है उसको देखेंगे हम। ये भी ब्रिटेन के पास ही था, पड़ोसी ही था, द्वीप क्षेत्र था। इस पर हमेशा से ही ब्रिटेन की सत्ता का अधिकार था। परंतु आयरलैंड के लोग समय समय पर आंदोलन कर रहे थे। समय समय पर आंदोलन करके अपने अधिकारों की प्राप्ति की, लगे रहे, वो रुके नहीं और धीरे धीरे अधिकारों को और ज्यादा वो प्राप्त करते गए। 1779 से 82 में वहां का जो नेतृत्व था, स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व बेटन ने किया। ब्रिटेन जो है अमेरिकी संघर्ष में व्यस्त था, तो उसने इस कारण से कई जो है अधिकार इनको दिए। तो फ्रांस के लोगों ने देखा कि इन सब से जो आयरलैंड के लोग थे उनके जीवन में बदलाव हुआ। इस जीवन में बदलाव को उन्होंने महसूस किया कि अधिकार तो काफ़ी लाभदायी हैं, तो हमें भी ये मिलने चाहिए। तो इन अधिकारों को प्राप्त करना फिर वो भी चाहते हैं। तो इन घटनाओं का भी विशेष प्रभाव जो है क्रांति पर पड़ा और इनसे प्रेरणाएं लगातार क्रांतिकारियों को, समाज को मिली। तो ये हमने देखा कि किस प्रकार से विदेशी घटनाओं का प्रभाव भी पड़ता है। उसके बाद मुख्य जो तात्कालिक कारण जिसको हम समझेंगे वो है आर्थिक संकट, जिसमें कई वित्त मंत्री बदले जाते हैं, फिर क्रांति की घटनाएं, ये हम पढ़ेंगे।